हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कृष्णा आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आईटीआई के एग्ज़ाम जो है काफ़ी नियरेस्ट डेट में आ गई है। आपका नवंबर में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टूडेंट उसके लिए आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। तैयारी कैसे करनी पड़ेगी? आप लोग जैसे थ्योरी के जो बुक हैं उसको रिवीजन कर लीजिए, और चूँकि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होने वाले हैं और वो सीबीटी टाइप रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो उसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 विकल्प रहेंगे। आपको एक विकल्प पर आपको टिक लगाना पड़ेगा और आप नेक्स्ट प्रोसेस करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो मैं उसी को लेकर के आप लोग के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लाया हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिकल के और भी कोई तैयारी कर रहे हैं या सीटीआई के एग्ज़ाम है तो उसमें भी इस क्वेश्चन का आप लोग लाभ ले सकते हैं। इसमें से 80 से 90% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक विद्युत अग्नि के लिए उपयुक्त है? तो इसमें से अगर इलेक्ट्रिकल, आप लोग इलेक्ट्रिकल से हैं, अगर इलेक्ट्रिकल आग कहीं पे लग जाती है तो उसमें से हमें कौन से टाइप के जो अग्निशामक यंत्र होते हैं वो यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पता चला हम लोग कोई उठा लिए और उसी से बुझाने लगे, तो इससे क्या है, हमें खतरा भी हो सकता है। तो इसमें से हमें क्या है, पहला वाला यूज करना चाहिए। पहला क्या है, शुष्क रसायन पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर यूज करना चाहिए। हम लोग वाटर टाइप नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें करेंट लगने का चांसेज होता है, और हम लोग और भी कोई टाइप यूज नहीं, वहाँ पे ड्राई केमिकल ही यूज करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड, विद्युतीय उपकरणों के साथ काम करते समय आपको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, सभी लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तो इसमें आपका कौन सा सही है? दूसरा ऑप्शन। इसका आपका दूसरा ऑप्शन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आसानी से विद्युत बहती है तो वो किस में बहती है? आपका चालक में बहती है कि कुचालक में कि अधातु में कि ये सभी में? तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो विद्युत होता है वो चालक में बहता है। अब चालक क्या होता है? चालक जैसे हमारे पास जो तार होते हैं, जैसे कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जो भी कंडक्टर होगा उसमें से हमारा विद्युत सप्लाई बहेगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सा नियम लागू होता है? तो चौथे का ये जो इलेक्ट्रोलिसिस वो नियम है वो किसी वैज्ञानिक ने दिए थे, और उसी वैज्ञानिक के नाम पे उस नियम का नामकरण हुआ था। तो उसका नाम है कौन सा? इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही है, फैराडे का नियम। फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस का जो है वो नियम दिया था। आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। एक लेड एसिड सेल में हाइड्रोजन किस पर मुक्त होता है? तो मुक्त का मतलब होता है, जैसे अगर आपका कोई सेल है, हाइड्रोजन सेल, यहाँ पे एक लेड एसिड सेल की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें 2 प्लेट होते हैं, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो एक पे जो चार्ज होता है वो कलेक्ट होता है और एक दूसरे से क्या होता है, वो मुक्त होता है। तो आप यहाँ पे बात हो रही है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो होता है वो आपके निगेटिव, जो आपके निगेटिव रहेगा, निगेटिव से आपका हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? H2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। निम्नलिखित में से कौन सा लेड एसिड सेल का सक्रिय पदार्थ है? लेड एसिड में सक्रिय पदार्थ कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन क्या है इसमें? लेड परऑक्साइड, चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। SWG का पूर्ण रूप क्या है? अब हम लोग पहले जानते हैं SWG होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, सातवें का जो है वो पहला सही है, स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज इसका ये फुल फॉर्म होता है। अब SWG इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा वायर क्या है, ये पतला है, ये वायर बहुत मोटा है, तो हम लोग SWG से इसकी मोटाई को नापते हैं, और जो हम अगर मार्केट में जाते हैं तो इसकी मोटाई के अनुसार ही हम लोग तार खरीदते हैं कि हमें 2 mm स्क्वायर का चाहिए
या 4 mm² का चाहिए, इसका मात्रक जो होता है mm², ऐसे करके mm² में मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके एक हो ही रहे हैं, मैं उसके साथ उसका उपयोग भी बता दे रहा हूँ, जिसके कारण आपके एक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 8वें। अर्थिंग प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? तो अर्थिंग प्रतिरोध को आप कैसे कम करेंगे? जो प्रतिरोध होता है, जैसे हमारा क्या अर्थिंग होता है, तो अर्थिंग का हम लोग यूज करते हैं कि जैसे हमारे घर है, तो घर में मान लीजिए कहीं पे सप्लाई आ गई और वो करंट हमारे फ्रिज या किसी में उतरने लगा, तो वहाँ पे क्या होती है, करंट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम लोग अर्थिंग किए रहते हैं। अर्थिंग में क्या होता है कि अब जैसे ये बॉडी में करंट आई तो वो डायरेक्ट उसको क्या करेगा, धरती में ग्राउंडेड कर देगा, जिसके कारण हमें क्या होता है, करंट नहीं, झटका नहीं लगेगा। तो ये जो अर्थिंग होता है, यहाँ पे हमको प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस होता है उसको कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना भी कम रहेगा, रेजिस्टेंस का मतलब विरोध हो गया, वो जितना कम से कम विरोध करेगा वो सप्लाई इतना से अंदर चली जाएगा और हमें कम से कम झटका लगेगा। तो प्रतिरोध को कम कैसे करेंगे आप? पहला इसका ऑप्शन सही है, पानी डाल लेते रहेंगे उसमें हमेशा, जिससे प्रतिरोध कम होगा, वहां पे नमी का मात्रा बनी रहनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें पे। डेल्टा संयोजित परिपथ में जब एक प्रतिरोधक खुला होता है तो शक्ति उस समय क्या होती है? तो 9वें का आपका थर्ड ऑप्शन सही है, मूल से 1/√3 बार कम होगा अगर परिपथ खुला होगा प्रतिरोधक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें। 3 फेज जो 3 फेज प्रणाली है, जब लोड पूरी तरह से संतुलित होगा तो न्यूट्रल में धारा कितनी होगी? तो आपका 10वां का जो है ऑप्शन क्या है, पहला सही है, 0। अब ये 0 कैसे होगा मैं आप लोग को बता भी देता हूँ। जैसे 3 फेज क्या होता है हमारे पास, R, Y और B होता है, तो इसमें क्या होता है, एक में हमारा 220 वोल्ट, 220 इसमें जा रहा है, 220 इसमें जा रहा है, 220 इसमें जा रहा है। तो अब क्या होता है, यहाँ से इन तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ करके एक हम जो निकालते हैं वो हमारा न्यूट्रल निकलता है। ये हम स्टार में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ जो न्यूट्रल निकलता है उसमें हमेशा 0 वोल्टेज रहेगी, और हम लोग जो सप्लाई अपने घर में ले जाते हैं इसमें से क्या करते हैं, किसी एक फेज को R, Y, B किसी एक को यहाँ से तार लेते हैं और एक न्यूट्रल से लेते हैं, तो ये हमारा एक फेज होता है। तो अब फ्रेंड्स बात आती है कि हमारा जो फेज में है वो 220 वोल्टेज है और न्यूट्रल में 0 है, इसलिए हमें क्या है 220 वोल्टेज मिलती है। अब हम लोग न्यूट्रल का यूज क्यों करते हैं? न्यूट्रल का यूज इसलिए करते हैं कि हमारा एक वायर है 220 वोल्ट, यहाँ पे फेज हो गया, तो जब तक अगर कोई सप्लाई पूरा नहीं होगी, जैसे हम लोग ये रास्ते में जा रहे हैं, जब तक ये सप्लाई पूरा नहीं होगी तब तक हमारे करंट का फ्लो नहीं होगा। तो इसको पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रल का सहारा लेना पड़ता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उसमें न्यूट्रल धारा जो होती है वो 0 बहेगी। अब आते हैं 11 क्वेश्चन पे। विद्युतीय वायरिंग के संदर्भ में पीवीसी का क्या तात्पर्य है? जैसे आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं तो उसमें पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीवीसी, तो इसका होता है पहला सही है, पी से क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ का सिद्धांत किसमें उपयोग होता है? जैसे आप जो प्रेरित, जैसे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है प्रोड्यूस होता है, उसको गतिशील रूप से हम लोग किस में यूज करते हैं? तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कोई पार्ट घूमने वाला नहीं होता है और जो चोक होता है उसमें भी नहीं होता है। जनरेटर की बात आते हैं तो जनरेटर क्या होता है, वो घूमता रहता है, तो आप लोग का ऑप्शन जो है जनरेटर सही हो जाएगा। जनरेटर में क्या होता है, जैसे ये जनरेटर हो गया, हम लोग यहाँ से इंजन चलाते हैं तो इंजन को हम लोग स्टार्ट कर दिए, फिर घूमने लगा, अब उधर क्या करेंगे हम लोग डायनमो सेट किए रहेंगे, तो ये जब घूमेगा तो ये घूम करके डायनमो को घुमाएगा जिससे हमें बिजली प्राप्त हो जाती है।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13। 13 में क्या है, एक डीसी जनरेटर के फील्ड कॉइल आमतौर पे किससे बने होते हैं। तो 13 का जो है आपका सही है, इसमें चौथा ऑप्शन सही है। जो जनरेटर का फील्ड कॉइल बना होता है वो तांबा का ही बनाया जाता है, फील्ड कॉइल। नेक्स्ट आते हैं आपके समानांतर संचालन के लिए सामान्यतः पसंद किए जाने वाले जनरेटर कौन से जनरेटर होते हैं। तो वो हैं आपके शंट टाइप, पहला सही है समानांतर संचालन के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब डीसी शंट मोटर पर लोड बढ़ाया जाता है, जब हम लोड बढ़ा देते हैं डीसी शंट मोटर में, तो उस समय हमारी जो है गति क्या होती है। तो शंट का ये है कि जब हम गति बढ़ा देते हैं, सॉरी लोड जो बढ़ा देते हैं तो हमारी गति क्या होती है, वो कम हो जाती है। तो 15 का आपका क्या है ऑप्शन चौथा सही है, थोड़ा घट जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का मतलब पहले हम लोग समझते हैं कि ये होती है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का इंजन ये हो गया सपोज। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कई सारी जो है मोटर यूज करते हैं। मोटर क्या है, वो डीसी सीरीज मोटर होती है। डीसी सीरीज मोटर क्यों होती है, क्योंकि उसका जो है टार्क बहुत ज़्यादा होता है। मतलब वो कितना भी लोड, जैसे आप लोड डाले हुए हैं और मोटर को स्टार्ट करेंगे तो वो रन कर जाएगा। तो इसका ऑप्शन है डीसी सीरीज मोटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17। जब लोड हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर्स अत्यधिक उच्च गति पर चलेगी। तो 17 का आपका जो है ऑप्शन दूसरा सही है। इसका क्या है, डीसी सीरीज मोटर है। तो सीरीज मोटर में क्या होता है, अगर हम ये सीरीज मोटर को चला रहे हैं तो ये बोल रहा है कि हम लोग लोड हटा दिए, लोड हटा करके इसको चलाएंगे तो क्या करेगा, वो ये बहुत तेजी गति से चलेगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर लोड डाले रहते हैं, जैसे ट्रेन की पूरी लोड उस पर रहती है, इसलिए वो नॉर्मल गति से चलती रहती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। HPMV जो लैंप होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसका फुल फॉर्म होता है आपका, इसका पहला सही है, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19। उच्च आवृत्ति के लिए संधारित्र किस रूप में काम करता है। तो आपका 19 का जो है वो 2 सही है, दूसरा नंबर सही है, वो शॉर्ट सर्किट के रूप में काम करता है। नेक्स्ट आते हैं 20वां में आपका है निम्नलिखित में से किस परिपथ का शक्ति गुणांक 0 होता है। तो आपका उसका कौन सा होता है, अगर प्योर इंडक्टिव होगा तो उसका क्या है, कोई भी चीज अगर प्योर होगा तो उसका शक्ति गुणांक जो है पावर फैक्टर क्या है, वो 0 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि हमें अगर जैसे सप्लाई जो मिलती है वो एसी मिलती है, तो एसी को क्या करता है, वो उसको बढ़ाता या घटाता है। ये काम नहीं करता है कि एसी को डीसी, ये हमें जो एसी मिलेगा उसको एसी को एसी में ही बदलेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान करिए इसको। लेकिन क्या करेगा, यहाँ पे पता चला वोल्टेज ज़्यादा है तो इसको कम कर सकता है, या हम यहाँ पे कम वोल्टेज दे रहे हैं तो उसको ज़्यादा कर सकता है। इसका हम लोग उपयोग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे हम लोग के जो गांव घर शहर में जो लाइट आती है ट्रांसफार्मर पे, वो 11,000 लाइट आती है, लेकिन हम लोग को कितना मिलता है, वो मिलता है 220 वोल्ट। तो वो कैसे मिलता है, वो उस वोल्टेज को घटाया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टैप चेंजर 22 में जो है टैप चेंजर आमतौर पर कहाँ पे लगाया जाता है, किस ट्रांसफार्मर में। तो वो है आपका पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर मतलब बहुत हाई वोल्टेज का, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, वहाँ पे हम लोग टैप चेंजर का उपयोग करते हैं। टैप चेंजर का काम क्या है, ये वोल्टेज को भी मैनुअली
बढ़ाता रहता है। अब तो ऑटोमेटिक भी आ गए हैं जिसमें टाइम फीडिंग होती है और ये आपका वोल्टेज अप या डाउन करता रहता है जितना आपको चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का ट्रांसफार्मर आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका है आर्क वेल्डिंग में क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन क्यों करते हैं, हम वोल्टेज को घटा देते हैं और हमारा ये नियम है कि जब ओम्स का नियम है, जब वोल्टेज कम होता है तो वहाँ पे क्या होता है, करेंट ज़्यादा हो जाता है, तो हमें वहाँ पे करेंट ज़्यादा चाहिए। अब आते हैं 24 क्वेश्चन पे। एक मल्टीमीटर जो होता है, मल्टीमीटर वो किसको नापता है? तो आपका इसमें 24 का जो है वो थर्ड होगा। थर्ड इसलिए होगा क्योंकि जो मल्टीमीटर है वो धारा को भी मापेगा, वोल्टेज को और प्रतिरोध को भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ रेजिस्टेंस को किसके द्वारा मापा जाता है? तो 25 का आपका जो है वो चौथा सही है। हॉल ऑफ पोटेंशियल विधि और अर्थ टेस्टर द्वारा अर्थ रेजिस्टेंस को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीएमएमसी प्रकार के उपकरणों का स्केल क्या होता है? तो आपका 26 का जो है पहला सही है, यूनिफॉर्म पहला सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर का भाग है? अब इसमें से आपको बताना है कि उसमें से ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग है। तो ट्रांसफार्मर का आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से बुशिंग, कम्यूटेटर, टेकोगेज, रेपिस्टरेटर, तो इसमें से 27 का आपका पहला सही है, बुशिंग। बुशिंग क्या होता है, जैसे ये ट्रांसफार्मर हो गया तो ट्रांसफार्मर के ऊपर आप लोग देखेंगे ये जुड़ा होता है, जहाँ पे हम लोग तार जोड़ते हैं तो तार में देखेंगे इंसुलेटर लगा होता है, ये निकला होता है ऐसे, तो वो बुशिंग होता है। उसमें 11,000 की सप्लाई हम लोग ला करके जोड़ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रदीप्ति से संबंधित है? तो इसमें आपको प्रदीप्ति से नियम जो होगा उसको बताना पड़ेगा। तो 28 का आपका जो है वो थर्ड सही है, लैम्बर्ट-कोसेन नियम, इसका आपका थर्ड सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस डिस्चार्ज लैम्प है? तो 29 का आपका पहला सही है, सोडियम वेपर लैम्प, ये आपका गैस डिस्चार्ज लैम्प है, ये पहला सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिस्टल डायोड में क्या होता है? तो एक क्रिस्टल डायोड जो है वो एक पीएन जंक्शन होता है, क्रिस्टल डायोड ये पीएन डायोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक ट्रांजिस्टर में रिक्तीकरण परतों की संख्या कितनी होती है? तो आपका 21 का जो है वो आपका चौथा सही है। तो उसमें क्या होता है, एक ट्रांजिस्टर में 2 होते हैं, डिप्लेशन लेयर जो कितने होते हैं वो 2 होते हैं। ऑप्शन 4 सही है, यहाँ पे ऑप्शन 4 सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्टर के बिना एक रेक्टिफायर सर्किट का आउटपुट है? तो 32 का आपका कौन सा सही है, थर्ड सही है, पल्सेटिंग डीसी। फिल्टर के बिना एक रेक्टिफायर जो सर्किट है, अगर आप फिल्टर यूज नहीं करेंगे रेक्टिफायर में तो हमेशा आपको पल्सेटिंग डीसी मिलेगी। उसमें पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या होता है, उसमें एसी की मात्रा भी मिक्स रहेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटर की संरचना के आधार पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की 3 फेज प्रेरण मोटर संभव हो सकती है? तो 33 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है, स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर तथा स्लीप रिंग प्रेरण मोटर दोनों संभव हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर के बारे में सत्य है? तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, चारों ऑप्शन में से आपको मैं आंसर बता देता हूं, वो फोर्थ ऑप्शन सही है। इसमें स्लॉट में बिगडिंग का स्थापन होगा, मतलब वाइंडिंग जो होगा इंस्टॉल होगा लेकिन वो स्लॉट के रूम में होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35, मोटर की तुल्यकालिक गति तथा रोटर की वास्तविक गति का अंतर क्या कहलाता है? तो ये अंतर आपको बताना है, उसका क्या होगा अंतर, वो स्लिप गति होगी। तो आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं
DOL स्टार्टर का पूर्ण रूप क्या है? तो DOL का आपका फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो इसका ऑप्शन सही है पहला, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 37। DOL स्टार्टर में निम्नलिखित में से कौन सा रिले जुड़ा हुआ है? तो 37 का जो है वो आपका थर्ड ऑप्शन सही है, थर्मल ओवरलोड रिले। इसमें क्या होता है, ओवरलोड जो रिले है वो टेम्परेचर के रूप में काम करता है। इसमें क्या होता है, एक पत्ती होती है, अगर ओवरलोड करंट आने लगता है तो वो पत्ती धीरे से मुड़ जाती है, जिसके कारण आपका सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाता है। 38 क्वेश्चन पे आते हैं। सीलिंग फैन में सामान्यतः किस टाइप का जो है सिंगल फेज प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? तो सीलिंग फैन में क्या होता है, हम लोग सिंगल फेज की सप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें क्या, उसमें जो है दो फेजों में बांटा जाता है। तो उसके लिए जो है 38 का आपका पहला सही है। उसमें क्या होता है, परमानेंट कैपेसिटर प्रकार का मोटर यूज किया जाता है। जैसे आपका फैन हो गया, उसमें कैपेसिटर आप लोग देखेंगे यूज किया जाता है, जिसे हम लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अल्टरनेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप लोग को उसमें से बताना है कि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो 39 का फर्स्ट सही है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका पहला सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का अल्टरनेटर है? आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आपका एक प्रकार का अल्टरनेटर है। तो 40वां का आपका चौथा सही है। इसमें से रोटेटिंग आर्मेचर प्रकार ये अल्टरनेटर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 41। एक अल्टरनेटर में आर्मेचर कॉइल में उत्पन्न होने वाली प्रत्यावर्ती धारा को बाहरी सर्किट में क्या करते हैं? तो आपका 41 का जो है पहला सही है, स्लिप रिंग। स्लिप रिंग के द्वारा हम लोग बाहरी रूप से जोड़ते हैं, उसको प्रत्यावर्ती धारा देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 में है। एक स्टार संयोजित अल्टरनेटर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो 42 का आपका पहला सही है कि जो लाइन वोल्टेज होती है वो फेज वोल्टेज जो होती है उसका √3 टाइम्स गुणा करके प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 43 क्वेश्चन। तुल्यकालिक मोटर निम्नलिखित में से कौन से आरपीएम मान पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो 43 का आपका कौन सा पहला सही है, वो क्या होता है, 120 आरपीएम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 44। एक तुल्यकालिक मोटर में निरंतर वोल्टेज तथा भार के साथ उत्तेजना करंट के साथ आर्मेचर करंट की भिन्नता को किसके कौन से वक्र के द्वारा देखते हैं? तो 44 का आपका पहला सही है, उसमें भी वक्र के द्वारा हम लोग देखते हैं। तो 44 का कौन सा सही है, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक पदार्थ है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप चारों ऑप्शन में से देख करके एक बताइए उसमें से। तो उसमें आपका पहला सही है, जो अभ्रक होता है। अभ्रक क्या होता है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर में कौन सी वाइंडिंग पतले तार से बनाई जाती है? तो ये पंखे में यूज की जाती है। पंखे में क्या होता है, 2 वाइंडिंग यूज किया जाता है। तो उसमें से आपको स्टार्टिंग और रनिंग, तो उसमें से आपको बताना है कि पतले जो तार की होती है वो कौन से बनाया जाता है। तो इसमें आपका 46 का क्या है, रनिंग। पतले में क्या है, हमें लोड ज़्यादा चाहिए तो पतले वायर की होनी चाहिए। 47 क्वेश्चन पे आते हैं। एक एकल फेज जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में कम मोटाई तार का वाइंडिंग कौन सा होता है? ये वही हो गया क्वेश्चन 47 का जो है वो इसमें आपका सिंगल फेज में पूछा है। सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर है उसमें पूछा है कि कम मोटाई तार का वाइंडिंग कौन सा होता है। तो ये आपका पहला सही है, वो होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग। आपका आते हैं 48 क्वेश्चन पे। तारों के सिरे को आसानी से पहचानने के लिए
क्या उपयोग करते हैं। जैसे तार को हमको पहचानना कि ये तार इस सप्लाई में गया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं। तो 48 का आपका पहला सही है। उसमें वायर फेरोल होता है। फेरोल क्या होता है, ये प्लास्टिक का बना हुआ एक स्टिकर जैसा होता है, उसमें लिखा होता है, जैसे कोडिंग होती है 1 2 AB, कुछ भी लिखा होता है, तो RYB हम लोग उसी के अकॉर्डिंग जो है उसका यूज कर लेते हैं। आते हैं 49 क्वेश्चन पे। कंट्रोल पैनल वायरिंग में आस्तीन का काम क्या होता है। तो 49 का क्या है आपका चौथा सही है। इसमें आस्तीन का काम क्या होता है, घर्षण, गर्मी और शारीरिक क्षति से तारों को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50वां। ग्रोमेट आमतौर पर किस सामग्री से बना होता है। तो 50 का आपका कौन सा सही है, फोर्थ। इसमें क्या है, चौथा आपका ऑप्शन चाहिए सही है, वो रबर होता है। ग्रोमेट रबर से बनता है। तो स्टूडेंट आज हम लोग 50 क्वेश्चन किए हैं, अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन एग्जाम में कर लेते हैं तो आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोग को ये बेनिफिट मिलते रहे। और आप लोग स्टूडेंट आप लोग अपना फीडबैक भी दीजिए, जिससे अगर कोई इसमें समस्या आ रही है तो मैं उसको सुधार कर सकूं। तो ओके फ्रेंड।